नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। अपनी उसी श्रृंखला में जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बिंदुवार तरीके से कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले विशिष्ट जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको लेकर बात की थी। प्रतिभावान बच्चों को लेकर पहले हमने कुछ प्रश्नों को देखा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम वाले बिंदु से। जब हम कक्षा में इस बिंदु को पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में ये बात की थी कि ये प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान से एक अध्यापक को क्या सहायता मिलती है, तो आपको कुछ बातें याद आएंगी कि हमने बात की थी कि अध्यापक विद्यार्थियों की रुचियों को जानने में सक्षम हो जाते हैं जब अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है, जो कि शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग आप कह लीजिए, या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ यदि है तो वो अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना है। वहीं से दोनों के मध्य एक बॉन्ड बनता है, एक संबंध विकसित होता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में सक्षम बनाता है, विद्यार्थी की अभिक्षमता को समझने में सक्षम बनाता है, विद्यार्थी की अभिवृत्ति को जानने में, उसकी रुचियों को जानने में सक्षम बनाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान ये कई सारे बिंदुओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको दिख जाएंगे जहां हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अध्यापक को यदि सामान्य जानकारी होगी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में तो विद्यार्थी के बारे में इन बिंदुओं को समझ पाएंगे बहुत आसानी से, बेहद सरलता के साथ में। बात यहां तक की स्पष्ट होगी। तो कुछ प्रश्न हम आज देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम से। जब हम अभ्यास कर रहे होंगे और अन्य बिंदुओं को लेकर, तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न आपको किसी अन्य बिंदु में भी दिखाई देंगे। वो ऐसा इसलिए होगा जब जब हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न का संबंध इन बिंदुओं से भी हो सकता है, तब हम बात करेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ए सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, बी ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, सी विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या डी विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। प्रश्न आपसे कहता है कि यदि अध्यापक विविध पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं कक्षा के, अब ये प्रश्न आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा। ये प्रश्न हम बात कर सकते हैं इसको लेकर जो हमने पहले एक चर्चा की थी, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, वहां भी हम इस बिंदु को लेकर पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बिंदु में भी इसको लेकर हम पढ़ सकते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम वाले बिंदु में भी इसको आज हम देख रहे हैं। तो एक अध्यापक जो विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, आप ये कह लीजिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो हम ये कहते हैं जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों का सभी के आकलन करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये संभव कैसे होगा जब बालक क्या है, विविध पृष्ठभूमि के हैं। हम ये मान लेते हैं कि हर विद्यार्थी की क्षमता अलग है। जितने विद्यार्थियों को अध्यापक संबोधित कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर विद्यार्थी की क्षमता अलग है। बौद्धिक क्षमता कह लीजिए कि हर विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि अलग है। ऐसे में यदि हर विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का स्तर अलग है तो हर विद्यार्थी की आवश्यकताएं अलग हो जाएंगी। कोई विद्यार्थी किसी बिंदु को जल्दी समझ पाएगा, किसी विद्यार्थी को किसी बिंदु को समझने में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगेगा। तो ऐसे में सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, ये गलत है। ठीक है, दूसरा कथन, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। एक अध्यापक को ऐसे कथनों का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विद्यमान व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए। यदि विद्यार्थी, आप समझिए कि अध्यापक को ऐसा लगता है कि विद्यार्थी बहुत सतही बात कर रहा है, फिर भी आप पाएंगे जो अच्छे अध्यापक होते हैं वो अपने विद्यार्थी की पूरी बात को सुनते हैं। बात समझे। अब यदि अध्यापक ने नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करने वाले कथनों का इस्तेमाल किया तो ये विद्यार्थी की प्रगति में सहायक होगा कि उसकी अवनति में सहायक होगा।
ये तो विद्यार्थी को गर्त की ओर ले जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। सी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए या बातचीत करनी चाहिए। यदि विद्यार्थी विविध पृष्ठभूमि के हैं तो विविधता संबंधित मुद्दों पर तो बातचीत करनी चाहिए। ये तो अध्यापक के लिए एक अवसर होता है कि यदि कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को विविध अनुभव उपलब्ध करा सकते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वो उस विविधता को अपने शिक्षण में प्रयोग में लाएं, उसका लाभ उठाएं, उस अवसर का लाभ उठाएं। तो अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए और बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि टालना चाहिए। इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी विकल्प सही बचेगा। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए क्योंकि विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। बात समझ आई होगी। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, डी होगा। आसानी से समझ में आया। बाकी विकल्प गलत क्यों है, हमारे दिमाग में ये तर्क आना चाहिए। ये अभ्यास करने का सही तरीका है, उचित तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न को लेकर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं वहां भी इस प्रश्न की चर्चा आपको मिलेगी। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बिंदु में भी आपको इस प्रश्न की चर्चा मिलेगी और शिक्षा मनोविज्ञान वाले बिंदु में भी इस प्रश्न की चर्चा हो रही है। तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, जो बच्चे अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनको अधिगम में, जिनको सीखने में कठिनाई हो रही है, कठिनाई का कारण चाहे जो हो, कठिनाई का कारण चाहे जो हो, चाहे भाषा के स्तर पर कठिनाई आ रही हो चीजों को समझने में, या संकल्पना समझने में नहीं आ रहा हो, या उनके अधिगम की गति मंद हो, या बुद्धि लब्धि का स्तर हो, कठिनाई चाहे जिस वजह से हो, हमको प्रश्न में दिया है कि विद्यार्थी जो अधिगम कठिनाई से जूझ रहे हैं, अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ये तो करना चाहिए कि अध्यापक यदि इंडिविजुअल लेवल पर जाकर एक एक विद्यार्थी के, हम ये कहें उसके व्यक्तिगत स्तर पर जाकर शैक्षिक योजना बनाएंगे, क्योंकि हर विद्यार्थी की अलग आवश्यकता हो सकती है। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता विद्यमान है, अध्यापक को यह स्वीकार करना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए। तो ये तो क्या है, ये तो करना चाहिए। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए। बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सी, ये तो करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये दोनों करने चाहिए, ये भी करना चाहिए। हमसे प्रश्न में पूछा है क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को, जो विद्यार्थी अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, यदि अध्यापक उन्हें संबोधित करते हैं तो। ठीक है, तो इसका सही विकल्प बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का या शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ए, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बी, अनुकरण या नकल और दोहराना। सी, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। या डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अब आप एक एक विकल्प पे बात करेंगे। यह क्या कहता है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। यदि आपने विश्लेषण नहीं किया, यदि विद्यार्थी विश्लेषण नहीं करता है किसी बिंदु का, उसको बस कंठस्थ कर लेता है, याद कर लेता है, तो वो उसका प्रभावी अधिगम नहीं है। यदि अध्यापक विद्यार्थियों को बिना विश्लेषण किए किसी बिंदु को समझाते हैं तो विद्यार्थी का जो अवबोध स्तर पर शिक्षण है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि अध्यापक का अध्यापन भी प्रभावी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। बी, अनुकरण, नकल और दोहराना। मान के चलिए यदि विद्यार्थी केवल अध्यापक का अनुकरण करते हैं, केवल अध्यापक पर आश्रित रहते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो क्या विद्यार्थी प्रभावी अधिगम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यदि अध्यापक विद्यार्थियों को केवल दोहराने के लिए या अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो क्या अध्यापक का अध्यापन प्रभावी होगा, नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, गलत, क्योंकि ये क्या विकसित करेगा बच्चों में, अध्यापक पर आश्रित रहने वाली प्रवृत्ति को विकसित करेगा। बात समझे, और ये शिक्षण अधिगम इससे प्रभावी नहीं होगा। सी, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, समझना नहीं, विद्यार्थी समझे नहीं विषय वस्तु को, केवल उन्होंने उसको याद कर लिया है, रट्टा लगा लिया है, तो इससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी, तो सफल होगी। ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा।
यदि विद्यार्थी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजता है तो यह शिक्षण अधिगम इससे क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या होगा, डी। बात समझ आई होगी आसानी से। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए मोटिवेट कैसे रखा जा सकता है। ए, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बी, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। सी, बच्चे को दंड देकर। या डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अब आप सहज ही इस प्रश्न के सही विकल्प पर पहुंच जाएंगे। आप समझिए कि हमें बच्चों को अधिगम करने के लिए प्रेरित रखना है, मोटिवेट रखना है। तो यदि उन्हें बहुत आसान क्रियाकलाप दिए जाएंगे तो इससे विद्यार्थियों में लापरवाही विकसित हो सकती है ना। जो हमने कक्षा में बात की थी, जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं कई बार उनमें यह देखा जाता है कि वो लापरवाही वाला आचरण करने लगते हैं कि हम तो सब कर ही लेंगे, पूरा पाठ्यक्रम आसान है। तो यदि उन्हें वो क्रियाकलाप आसान दिए जाएंगे तो इससे बच्चों में एक लापरवाही बरतने वाली जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो सकती है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। बी, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। यदि आप बच्चों को केवल रटवाते जाएंगे और वो चीजें समझेंगे नहीं तो इससे बहुत अधिक लंबे समय तक आप बच्चों को मोटिवेट नहीं रख सकते अधिगम करने के लिए। वो कक्षा में ऊर्जावान नहीं रहेंगे, है ना। कुछ ही समय बाद उनकी जो अधिगम करने के लिए जो ऊर्जा है, जो एक शक्ति है जो उन्हें क्रियाशील रखती है, अभिप्रेरणा, वो खत्म हो जाएगी। तो यानी कि केवल यंत्रवत याद करने पर जोर देकर क्या होगा, गलत हो जाएगा। सी, दंड देकर। यदि आपने विद्यार्थियों को दंडित किया तो ये उनको सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, प्रोत्साहित नहीं करेगा, इवन क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा। तो सी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अंतिम विकल्प, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये क्या होगा, डी सही हो जाएगा। कि यदि आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किसी कौशल विकास को लेके हम मान लेते हैं कि आप बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी कौशल, किसी स्किल के डेवलपमेंट के लिए, तो आप बच्चों को यदि वो परिणाम दिखाएंगे कि आप यदि ये करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप ये करने में सक्षम हो जाएंगे। बात समझ पाए। जैसे अधिकांश विद्यार्थी अध्यापक से ये पूछते हैं कि सर आप कैसे बिना पुस्तक देखे पढ़ा रहे हैं। आप वही वाक्य जो पुस्तक में लिखा हुआ है बिना पुस्तक में देखे कैसे लिखवा पा रहे हैं। तो अध्यापक क्या कहेंगे, अभ्यास। आप स्वयं इस कार्य को करके देख सकते हैं कि आप जितना अधिक अभ्यास करते जाएंगे, जितना अधिक आप अभ्यास करते जाएंगे, वो चीजें आपको ठीक उसी तरीके से आपकी स्मृति में अंकित होती जाएंगी। बात समझ आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित रखने के लिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर यदि अध्यापक जोर देते हैं तो विद्यार्थी मोटिवेट रहेंगे अधिगम करने के लिए। आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। क्या होगा, गलत, क्योंकि संरचनात्मक विचार की बात है जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होता है। ठीक है, विद्यार्थी पूर्ण एकाग्रता के साथ अध्यापक को सुन रहा होता है, तमाम अवधारणाओं को, संकल्पनाओं को समझ रहा होता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। सी, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है अधिगम का कि बच्चे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि इसने क्या कहा कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। डी, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, जी नहीं, क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बात समझ आई होगी आसानी से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। विभिन्न जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है या विभिन्न राज्यों की जो राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा है उनसे संबंधित प्रश्नों वाली ये सीरीज है। अन्य विषयों को लेकर भी प्रश्न आपको निरंतर देखने को मिल रहे होंगे और आपकी तैयारी उससे और बेहतर हो रही होगी, आप अपना आकलन अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में कुछ अगले प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।